हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन। एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सप्लाई सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई की जाती है, ठीक है। और पढ़ेंगे हम मोटर्स के बारे में, मोटर कैसे वर्क करती है, किन किन टाइप की होती हैं, किस तरीके का फंक्शन होता है उसका, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। पहले देखते हैं विद्युत सप्लाई सिस्टम है क्या। विद्युत पावर को पावर स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के माध्यम को विद्युत सप्लाई सिस्टम कहते हैं। जहां पर जनरेट हो रही है और जहां पर इस्तेमाल होनी है वहां तक पहुंचाने को क्या कहेंगे? सिस्टम को क्या कहेंगे? जहाँ जिसके द्वारा पहुंचाई जा रही है सिस्टम के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत सप्लाई सिस्टम। एक विद्युत सप्लाई सिस्टम 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला पावर स्टेशन, दूसरा संचरण लाइन तथा वितरण लाइन। विद्युत पावर का उत्पादन पावर स्टेशन पर होता है, जो कि उपभोक्ता से बहुत दूर होता है। इसके उपरांत इसे विभिन्न लोड सेंटरों पर, जो कि बहुत दूरी पर होते हैं, कंडक्टर के द्वारा संचारित किया जाता है, जिसे संचरण लाइन कहते हैं। अंत में इसे छोटे तथा बड़े उपभोक्ताओं को वितरण नेटवर्क के द्वारा को वितरित किया जाता है। विद्युत, अच्छा इसमें क्या बताया है हमें? पहले क्या है, जहाँ पावर स्टेशन पर बनती है, ठीक है, पावर स्टेशन पर बन रही है, फिर पहला ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है? संचरण लाइन के द्वारा। फिर दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर। 3 फेज़ होते हैं इसमें, ठीक है। पावर स्टेशन बहुत दूर होता है, कहीं पे मतलब नदी के पास या पहाड़ों पे के पास पावर स्टेशन बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पहले किसके द्वारा किया जाता है? संचरण लाइनों के द्वारा, फिर वितरण लाइनों के। इनके बारे में भी देखेंगे हम। आगे देखते हैं विद्युत सप्लाई को मुख्यतः निम्न 2 वितरण सिस्टम द्वारा वितरित किया गया है। एसी व डीसी सिस्टम, दूसरा सिरोपरी व भूमिगत सिस्टम। आजकल 3 फेज़ 3 तार एसी सिस्टम को सस्ता होने के कारण उत्पादन व संचरण में उपयोग किया जाता है, जबकि विद्युत पावर का वितरण 3 फेज़ 4 तार एसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। भूमिगत सिस्टम अधिक महंगा होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए हमारे देश में विद्युत पावर का संचरण व वितरण सिरोपरी लाइन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एसी पावर सप्लाई सिस्टम। पावर स्टेशन तथा उपभोक्ता के बीच कंडक्टरों का अधिक जाल होने के कारण इसे 2 भागों में बांटा गया है, संचरण तथा वितरण। प्रत्येक भाग को शीर्ष से 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक संचरण तथा द्वितीयक संचरण एवं प्राथमिक वितरण तथा द्वितीयक वितरण। चित्र में एसी पावर सप्लाई सिस्टम को सिंगल लाइन चित्र के द्वारा दिखाया गया है। देखिए चित्र ये बना है। यहाँ पे कहला क्या है? 132 kV क्या हो रहा है? 132 प्राथमिक संचरण हो रहा है। 132 से कहाँ आ रहा है? ट्रांसफार्मर के द्वारा कम करके 33 पर। 33 के बाद क्या बनाया गया? रिसीविंग स्टेशन। रिसीविंग स्टेशन से फिर द्वितीयक संचरण, फिर सब स्टेशन पर आता है, फिर प्राथमिक वितरण, फिर द्वितीयक वितरण, उसके बाद उपभोक्ता। अब पहला देखते हैं जनरेटिंग स्टेशन। देखिए पहले डायग्राम में दिखाया गया है जीएस।
उत्पादित स्टेशन को दिखाता है जहां पर विद्युत पावर का उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा होता है तथा जो आपस में समांतर में जुड़े होते हैं। उत्पादित वोल्टेज 11 किलोवाट है। 11 किलो वोल्ट। देखिए क्या होता है, टरबाइन का शाफ्ट जो है अल्टरनेटर के शाफ्ट से जुड़ा होता है। जब कहीं पे या तो वाटर टरबाइन होगा या गैस टरबाइन होगा, गैस टरबाइन के द्वारा या वाटर टरबाइन के द्वारा क्या होता है, वाटर टरबाइन के द्वारा या गैस टरबाइन के द्वारा क्या करते हैं हम, टरबाइन ब्लेड पर फोर्स एक्सर्ट कराते हैं। ठीक है, वो टरबाइन को रोटेट कराता है तो टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होता है। तो टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होने से हम क्या देखते हैं, अल्टरनेटर जो होता है उसका शाफ्ट रोटेट होता है। उसका शाफ्ट रोटेट होने से क्या हो जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। देखिए यही सिस्टम है बिल्कुल जो सिस्टम जनरेटर में काम करता है, बिल्कुल वही सिस्टम है। देखिए मैकेनिकल पावर जनरेटर में क्या करते हैं हम, जो जनरेटर होता है हमारे पास डीजल डालते हैं, उसमें डीजल के द्वारा हम क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं। अब इंजन का जो शाफ्ट होता है, इंजन घूमने लगता है, उसके जो व्हील्स घूमने लगते हैं, इंजन का जो शाफ्ट होता है उस शाफ्ट को हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम अल्टरनेटर से कनेक्ट कर देते हैं तो अल्टरनेटर घूमने लगता है, फिर अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देता है। तो क्या होता है, पूरा क्या बन जाता है, जनरेटर। जबकि इंजन के द्वारा अल्टरनेटर घुमाया जाता है। अल्टरनेटर घूमने से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब वहाँ पर हम क्या घुमा रहे थे, शाफ्ट को इंजन के द्वारा घुमा रहे थे। यहाँ पर हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए, ठीक है, बड़ा अल्टरनेटर चलाना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टरबाइंस, बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इनके द्वारा फिर हम अल्टरनेटर के शाफ्ट को रोटेट कराते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, फिर अल्टरनेटर का शाफ्ट घूमने से हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, जो कि कितनी होती है 11 किलो वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं, विद्युत पावर संचरण सस्ता हो इसके लिए उत्पादक स्टेशन पर एक 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट के उच्चीकरण किया जाता है। विद्युत पावर का संचरण उच्च वोल्टेज पर किया जाता है क्योंकि उच्च वोल्टेज पर संचरण करने से कंडक्टर पदार्थ की बचत होती है तथा उच्च संचरण दक्षता प्राप्त होती है। ज़्यादातर प्राथमिक संचरण 66, 132, 220 तथा 400 पर होते हैं। अब देखते हैं प्राथमिक संचरण, प्राइमरी ट्रांसमिशन। शहर के बाहरी हिस्सों को 132 किलो वोल्ट विद्युत पावर संचरण 3 फेज 3 वायर सिरोपरी लाइन के द्वारा किया जाता है। इसे को प्राथमिक संचरण कहते हैं। देखिए प्राथमिक संचरण होता क्या है, प्राथमिक संचरण को देखते हैं हम। प्राथमिक संचरण में देखिए 132 kVA की जो लाइन आती है, जो शहर के बार बार ऊंचे टावर होते हैं उनके द्वारा पहला सप्लाई होता है, उसको प्राथमिक संचरण बोला जाता है। जो बड़े बड़े टावर्स के द्वारा लाइन सप्लाई की जाती है किसी पावर जो बिजली घर है वहाँ तक लाने के लिए। ठीक है, फिर उसी में क्या होता है, 132 आ रही है, 132 के बाद क्या करते हैं हम, द्वितीयक संचरण। प्राथमिक संचरण लाइन रिसीविंग स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, समाप्त हो गई। जो बड़े बड़े टावर हैं, रिसीविंग स्टेशन जो बिजली घर है वहाँ पर समाप्त हो गई, जो कि शहर का बाहरी हिस्सा होता है, शहर के बाहरी होता है बिजली घर। रिसीविंग स्टेशन पर निम्नीकृत ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को 33 kVA में घटाया जाता है। वहाँ पर हमने क्या किया था, पहले जहाँ पर उत्पादित की गई वहाँ से उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाए गए। ठीक है, जो 11 को कितने में करते हैं, 132 में करते हैं, कहीं 400 में, कहीं 66 में, कहीं 220 में। ठीक है, फिर यहाँ हम द्वितीयक में क्या करते हैं, 132 को घटाते हैं। ठीक है, निम्नीकृत
ट्रांसफार्मर लगाते हैं इससे, ठीक है, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये क्या करता है, 132 को 33 में कन्वर्ट करता है, 33 केवीए में। रिसीविंग स्टेशन से 33 केवीए को 3 फेज 3 तार सरोपरी लाइन के द्वारा शहर के अंदर वाले विभिन्न सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। इसे द्वितीयक संचरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक। 132 वाले से 33 यहाँ तक जाती है, ठीक है, 132 वाले से 33 जहाँ तक जाती है उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक संचरण। ये भी बड़ी बड़ी लाइनों के द्वारा पहुंचाई जाती है, ठीक है, बड़े बड़े टावर्स होते हैं इनके भी। अब देखिए बिजली घर पे आ गई, किस पे, 33 वाले पे। वो कौन से पे थी, 132 पे। अब आ गई 33 पे। अब 33 से क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे लिए सप्लाई आती है वो 33 से आती है, ठीक है, हमें सप्लाई कहाँ से मिलती है, 33 से। द्वितीयक संचरण लाइन सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती हैं। इस सब स्टेशन पर 33 केवीए को 11 केवीए 3 फेज 3 वायर में घटाया जाता है। यानी कि जो हम सिंपली भाषा में क्या कहते हैं, 11,000 की लाइन जा रही है, 11,000, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो अपने यहाँ पे हमारे घर के बाहर जहाँ कहीं भी आसपास ट्रांसफार्मर रखा होता है वो क्या होता है, 11,000 वोल्ट का होता है। 11,000 को कम करता है वो, 11,000 वोल्ट को कम करता है, निम्नीकृत होता है, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो क्या हमारे यहाँ पे जहाँ हमें इस्तेमाल करना होता है, जहाँ तक ये लाइन आती है ट्रांसफार्मर से पहले वाली लाइन, वो कितनी होती है, 11 किलो वोल्ट। 11 किलो का मतलब हुआ 10⁻³ यानी 11,000 वोल्ट, ठीक है, 11,000 की लाइन आती है वो। फिर क्या होता है, इस लाइन जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, इस 11,000 को क्या करते हैं हम, ट्रांसफार्मर के द्वारा कम करते हैं। 11,000 वाली लाइन कौन सी कहलाएगी, प्राथमिक वितरण। अब देखते हैं द्वितीयक वितरण, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है। प्राथमिक वितरण से प्राप्त, प्राथमिक से हमें कितना मिल गया, 11 किलो वोल्ट। अब प्राथमिक से प्राप्त 11 किलो वोल्ट को वितरण सब स्टेशन तक लाया जाता है, जहाँ यहाँ पर 11 किलो वोल्ट को 400 वोल्ट 3 फेज 4 तार में बदला जाता है। यहाँ पर किन्हीं दो फेजों के बीच में वोल्टेज का मान 400 तथा फेज व न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट होता है। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स ने देखा होगा, ज़्यादातर ट्यूबवेल्स खेतों में स्टूडेंट ने देखे होंगे, तो वहाँ क्या होता है, ट्रांसफार्मर से मतलब जो 11,000 वाली लाइन होती है, वहाँ से ट्रांसफार्मर के द्वारा कम करके जो वोल्टेज निकलता है वो कितना होता है, 400 वोल्ट का। 400 वोल्ट का वोल्टेज निकलता है, जो कि हमारा जहाँ उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है, ये 400 वोल्ट आता है। जैसे ट्यूबवेल चलाना होता है तो ट्यूबवेल के लिए कितना चाहिए, 400 वोल्ट। 400 वोल्ट किस तरीके से आएगा, 3 फेज़ होंगे उसमें और वायर कितने होंगे, 4, एक न्यूट्रल होगा। तो 3 फेज़ के तार होंगे और एक न्यूट्रल का, 3 फेज़ होगा, ठीक है। 3 फेज़ होने के बाद जो लाइन तुम्हारे ट्यूबवेल तक आएगी उसे बोलते हैं LT। सिंपली भाषा में बच्चों ने सुना होगा अपने ट्यूबवेल पे, कौन सी लाइन आती है, LT। लो वोल्टेज की जो लाइन होती है उसे LT बोलते हैं। उसमें कितना आएगा हमारा, 2 फेज़ के बीच में अगर हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, 400 वोल्ट। अच्छा, सिंगल फेज़ और न्यूट्रल जो लगाया जाएगा, न्यूट्रल मतलब अर्थ का, जो हम सिंपली भाषा में अर्थ का तार बोलते हैं, अर्थिंग के लिए जो आता है, उसे क्या, उसके बीच में और एक फेज़ के बीच में नापेंगे तो कितना आएगा, 300 वोल्ट। तो जो एक फेज़ और न्यूट्रल का इस्तेमाल हमारे घरेलू उसके लिए होता है, घरेलू पर्पज़ के लिए होता है। जैसे हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो एक फेज़ एक न्यूट्रल मिलेगा। घर में डबल फेज़ 2 फेज़ नहीं आ सकता। घर में अगर 2 फेज़ आ गया तो हमारा मतलब सारा इलेक्ट्रिक सामान जो है सब मतलब ख़राब हो जाएगा, फूक जाएगा।
तो क्या होता है, सिंगल फेस और सिंगल एक न्यूट्रल, इनके बीच में कितना चाहिए होता है, 230 वोल्ट आता है घर पे। 3 फेस 4 वायर कहाँ चाहिए होता है, ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए या उद्योग वगैरह के लिए, चक्की वगैरह हैं इनके लिए, जैसे आटा चक्की वगैरह हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, उनके लिए कितना चाहिए, 400। अब देखते हैं विद्युत पावर वितरण में हानियाँ, लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। संचरण एवं वितरण में होने वाली हानियाँ ही पूरे तंत्र में होने वाली पावर हानियाँ हैं। इनमें से अधिकतर हानियाँ प्राथमिक व द्वितीयक वितरण तंत्र में होती हैं तथा इन्हें तकनीकी हानियों व अतकनीकी हानियों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं तकनीकी हानियाँ। जब वितरण लाइनों में उपयंत्र तथा तार के द्वारा ऊर्जा का क्षय होता है तो तकनीकी विद्युत हानियाँ उत्पन्न होती हैं। नेटवर्क की खूबी तथा प्रचालन के तरीके पर हानियाँ निर्भर करती हैं। तकनीकी विद्युत हानियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, निर्धारित तकनीकी हानियाँ व परिवर्तनीय तकनीकी हानियाँ। निर्धारित देखते हैं, फिक्स्ड। निर्धारित तकनीकी हानियाँ वितरण लाइन में 1/4 से लेकर 1/3 कुल तकनीकी हानियों का होता है। ये ज़्यादातर ऊष्मा व आवाज़ के रूप में उत्पन्न होती हैं। जब ट्रांसफार्मर को ऊर्जित किया जाता है, निर्धारित हानियाँ लोड धारा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि निम्न बातों पर निर्भर करती हैं। लीकेज धारा हानियाँ, खुला परिपथ हानियाँ, कोरोना हानियाँ, परावैद्युत हानियाँ। देखते हैं परिवर्तनीय तकनीकी हानियाँ, वेरिएबल। परिवर्तनीय हानियाँ लोड धारा के स्क्वायर के समानुपाती होती हैं तथा वितरण तंत्र में तकनीकी हानियाँ 2/3 या 3/4 होती हैं। परिवर्तनीय हानियों के होने का कारण लाइन की प्रतिबाधा, संपर्क प्रतिरोध तथा जूल ऊष्मा हानियाँ हैं। तकनीकी हानियाँ होने के कारण अयोग्य उपकरण जैसे कि ट्रांसफार्मर, पंप, विद्युत मशीन तथा औद्योगिक भार। वितरण लाइनों में अयोग्य साज का कंडक्टर। तीसरा है लंबी वितरण लाइन, फेज का बैलेंस ना होना। क्या क्या है इसमें, एक तो उपकरण सही नहीं है तुम्हारा, ट्रांसफार्मर, पंप वगैरह जो भी हैं, और वितरण लाइनों का अयोग्य कंडक्टर सही नहीं लगा हुआ है। अगर तुम्हारी वितरण लाइन लंबी है, ठीक है, अगर या फिर फेज में लोड का बैलेंस ठीक नहीं है। अगला कम पावर फैक्टर, इससे अगला है लाइनों पर अधिक लोड होना, ट्रांसफार्मर का लोड सेंटर से दूर होना। अब देखते हैं ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर, एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर। पावर वितरण ग्रिड सिस्टम में कुल संचरण एवं वितरण हानियों का लगभग 40 से 50% विद्युत ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर का उपयोग करके संचरण एवं वितरण में होने वाली हानियों को काफ़ी हद तक सीमित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को 2010 में लगभग आधा कर लिया गया था। अगर हम 1970 में उपयोग होने वाले ट्रांसफार्मर सस्ता करें तो नए चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करके ट्रांसफार्मर की दक्षता को उप किया जा सकता है, जिसका उदाहरण अमोर्फस ट्रांसफार्मर तथा सूखा प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं। एमोर्फस ट्रांसफार्मर साधारण ट्रांसफर में CRGO सिलिकॉन स्टील को लेमिनेशन के रूप में उपयोग किया जाता है।
दूसरा, एमोरफस ट्रांसफार्मर में एमोरफस स्टील को लेमिनेशन के रूप में उपयोग किया जाता था जिसमें हिस्टेरिसिस हानियाँ कम होती हैं। एमोरफस ट्रांसफार्मर के फ़ायदे, तो इसका फ़ायदे देखते हैं क्या है। क्रोड या लोह हानियाँ कम होती हैं, मरम्मत आसानी से हो जाती है, ओवरलोड क्षमता अधिक होती है, ओवरलोड अधिक सह सकता है ये, वितरण दक्षता अधिक होती है, और पांचवा क्या है, वातावरण के अनुकूल है। हानियाँ देखते हैं इसकी एमोरफस की। चुंबकीय पदार्थ को पतली लेमिनेशन में काटना कठिन कार्य है। चुंबकीय जो पदार्थ होगा उसको पतली लेमिनेशन में काटना बहुत कठिन है। समान पावर रेटिंग के लिए कोर का अधिक क्रॉस सेक्शन चाहिए। कोर कितने अधिक क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, कोर का साइज अधिक होने के कारण अधिक कंडक्टर लगेगा जिससे लोड हानियाँ बढ़ेंगी। अब देखिए भाई, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्रोड तथा कोयल को ठंडा करने के लिए ऑयल या किसी अन्य तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। इनमें कूलिंग साधारण वायु के द्वारा होती है। भारत में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उत्पादन 11 किलोवोल्ट और से लेकर 2.5 मेगावोल्ट की सीमा में होता है। डिज़ाइन इन ड्राई टाइप कंस्ट्रक्शन, एक्सपोजी रेजिन में इतना ही देखते हैं, कास्ट रेजिन।